हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्रेविटेशन चैप्टर। इस चैप्टर का ये सबसे पहला लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, या आप दूसरी हेडिंग भी लगा सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों का सेम मतलब है और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। आइए समझते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या बताता है। इट स्टेट दैट एवरी पार्टिकल, या कह लो एवरी मास इन दिस होल यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स, और उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई तो आइए समझाते हैं एक और तरीके से। बच्चों, जिस रूम में आप स्टडी कर रहे होगे उस रूम को एक होल यूनिवर्स मान लो। अब उस रूम में कई सारे डिफरेंट मासेस होंगे, जैसे सामने टीवी रखी होगी, यहाँ फ्रिज रखा होगा, टेबल रखी होगी, मेरे सामने जैसे कैमरा रखा है। ये सारे मासेस एक दूसरे मास को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे किसी एक फोर्स से, और उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हमें इस लेक्चर में पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी बातें करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहोगे, इस वाइट बोर्ड को, आप पूरे वाइट बोर्ड को एक यूनिवर्स मान लो, और इस यूनिवर्स में हमारे पास कोई दो मासेस रखे हैं, m1 m2 मास, और इन दोनों मासेस को सेपरेट कर दिया गया है बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। नोट करने वाली बात यह है, जो ये डिस्टेंस स्मॉल r है ये कहां से है? ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज मास है। नोट करिएगा, दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस m1 m2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज मास। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, अब आपको पता है कि अगर यूनिवर्स में हमारे पास दो मास रखे हैं m1 m2, तो ये दोनों मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हाँ या ना? m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी एक फोर्स से। इसी तरह ये m2 मास m1 मास को भी इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए इनके ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें m1 मास की, तो ये m1 मास इस m2 मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी एक फोर्स से। उसका नाम होगा क्या बच्चों? बोलिए, F21। F21 क्या है? फोर्स ऑन m2 मास ड्यू टू m1 मास। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह ये m2 मास इस m1 मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी एक फोर्स से। उसको बोलेंगे क्या बच्चों? हम लोग नाम दे देते हैं F12। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या हो रहा है, जैसा कि आपने देखा, m1 m2 आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? एक बात नोट करिएगा, जैसा कि आपने देखा, अगर आपके पास कोई यूनिवर्स में दो मास रखे हैं तो भैया वो दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पक्का? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यही तो कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है? बोलिए, ध्यान से देखिए बेटा। स्टेट दैट एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ अ फोर्स। किसी एक फोर्स से, जो आपने देखा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक बात नोट करिएगा, जो यहाँ पे F12 है और F21 है, ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हुए और अपोजिट इन डायरेक्शन हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट होगा, क्या बच्चों? बोलिए, F12 इज इक्वल टू, बोलिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है, और इन दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। इसका मतलब ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों मासेस पे जो फोर्स लग रहा है
F12 और F21 इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मगर अपोजिट इन डायरेक्शन हो गए। पक्का ऐसा नहीं होगा कि M1 अगर बड़ा हुआ तो भाई ये M2 मास को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, या M2 ज्यादा हुआ तो M2 इस M1 मास को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों मासेस एक दूसरे को सेम फोर्स से या कह लो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, बट हाँ अपोजिट इन डायरेक्शन है, जैसा कि देख पा रहे हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल तो लगाया है बट नेगेटिव भी लगाया है क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्लियर? पक्का? मगर दोनों मासेस पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अगर दोनों मासेस पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो उसको मान लेते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो F होगा। क्लियर? दोनों मास सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैंने F मान लिया। अच्छा, तो भैया ये जो F है या कह लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों मास के बीच में जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका फॉर्मूला कैसे डराइव करेंगे? भाई न्यूटन्स ने ये तो बता दिया कि भाई ये दोनों मासेस अट्रैक्ट करते हैं किसी एक फोर्स से, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे F से रिप्रेजेंट कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स को। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं बेटा। पहला तो न्यूटन ने ये बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जैसा कि आप देख पा रहोगे M1 M2 दोनों मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का बच्चों? अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनलिटी साइन M1 M2 दोनों मासेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन R स्क्वायर। बेटा बोलिए, पक्का? अच्छा, अब यहां से हम क्या कहेंगे? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कोई कांस्टेंट आएगा, हाँ या ना? तो हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू, भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं इक्वल टू लगाते हैं और एक कोई कांस्टेंट भी आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल G, जिसका मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पक्का? अच्छा, फिर क्या लिखा है? M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बोलिए, क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों मासेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? G M1 M2 भाई प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अगर हम बात करें G क्या है, आप सोच रहे होगे भाई ये क्या लिख दिया मैंने, तो G हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? बोलिए, यहाँ पे जो कैपिटल G देख रहे हो बच्चों ये क्या है? बोलिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर बात करें इस G की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कहोगे यूनिट कैसे निकालें? अरे भाई यहाँ पे G का फॉर्मूला बना लेना। बोलो, R स्क्वायर को F के पास भेज देना, M1 M2 को नीचे भेज देना इधर, खत्म बात, G का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर यहां से आप G की यूनिट भी निकाल सकते हो अदर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट रख के। अरे ये तो आसान है। बोलिए, तो यहां से आप कह सकते हो G का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, एक बात और नोट करिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, भाई आपने देख लिया G के बारे में कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों वो होता है, बोलिए, यहां से आप फॉर्मूला देखिए बना लेंगे जी का, फिर अदर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रख देना, यहां पे आप जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लोगे तो वो आएगा बच्चों m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या कह सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? आप यहां पे जैसा कि देख पा रहे होगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द मास, नॉट ऑन द इंडिविजुअल मास। ऐसा नहीं है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 पे डिपेंड कर रहा है या सिर्फ m2 पे डिपेंड कर रहा है ना, इन दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था कि ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। बोला था कि नहीं बोला था? क्यों बोला था? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर m1 की वैल्यू ज़्यादा हुई, मान लो ये मास बड़ा हुआ, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि ये वाला m1 मास इस m2 मास को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, या m2 मास बड़ा हुआ तो ये मास m1 मास को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट ऑन द इंडिविजुअल मासेस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? और किस पे डिपेंड कर रहा है? उनके बीच के डिस्टेंस के बीच पे डिपेंड कर रहा है। उन दोनों मास के सेंटर से जो बीच का डिस्टेंस है आर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा आर की वैल्यू होगी तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा कि नहीं होगा? अगर इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, दूर दूर कर दें, तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी तो कम हो जाएगा, कम अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आर की वैल्यू नीचे वाली बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? क्लियर? पक्का? अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं कुछ रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, पहला तो आपने देखा ये F12 और F21 जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। समझ के बार बार बोल दिए, खत्म बात। मगर नोट करिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स। देखिए, इन मासेस के देखिए सेंटर से लग रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये सेंट्रल फोर्स है। ऐसा तो नहीं आपने देखा कि ये फोर्स कहीं ऐसा लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो, ऐसा है नहीं है। ये कहां से लग रहा है? सिर्फ सेंटर के अलोंग। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हम कह सकते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। क्या है? एक सेंट्रल फोर्स। बोलिए बच्चों, पक्का? और दूसरी बात क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। भाई देखिए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कभी नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल्शन नहीं शो करता, ऑलवेज अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुनिए मेरी बात, M1 M2 सिर्फ आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इसको धक्का मार दे, रिपेल कर दे। क्लियर? अब आपके मन में होगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, सेम चार्ज होता, या पॉजिटिव चार्ज होता, तो भैया रिपल्शन शो होता। पॉजिटिव नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन भी होता, फोर्स। बोलिए, अट्रैक्ट भी करते किसी फोर्स से। तो भैया चार्जेस के केस में अगर आपके पास सेम नेचर का चार्ज है तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो भैया वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस के केस में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? जैसे आप क्लास 12th में जब बच्चों जाओगे, क्लास 12th में जब जाओगे तो वहां पे आप M1 M2 मास की बात नहीं करोगे, वहां चार्जेस की बात करोगे। तो वहां पे एक कोई चार्ज होगा Q1, इधर Q2 कोई चार्ज होगा, दोनों के बीच का r² डिस्टेंस होगा। तो आपका फॉर्मूला वहां पे बनेगा F = G की जगह वहां पे कोई कांस्टेंट आएगा, K कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और M1 M2 की जगह प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा Q1 Q2 अपॉन r²। ये बात मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता दे रहा हूं। क्लियर? क्लास 12th में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पक्का? अच्छा, अब देखिए बच्चों, अगर बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, तो जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है? फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये जो
फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इंडिपेंडेंट है मीडियम के। यानी कि अगर आप इन दोनों मासेस को m1 m2 को एयर में रखो, या कह लो किसी गैस में रखो, गैसियस मीडियम में, या वाटर मीडियम में रखो, लिक्विड के मीडियम में, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चाहे आप किसी भी मीडियम में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर इस कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, m1 m2 तो पहले से ही कांस्टेंट होंगे, डिस्टेंस आप चेंज करोगे नहीं, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी मीडियम के हिसाब से, तो आप कहोगे कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप किसी भी मीडियम में रखो, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और है वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे 5th पॉइंट है बच्चों, वो है दिस फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। किसके लिए वैलिड होता है, बोलिए? वैलिड फॉर पॉइंट मास, वैलिड फॉर अच्छा, इसका मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। वैलिड फॉर पॉइंट मास। तो आपके मन में यह सवाल होगा, पॉइंट मास मतलब बहुत छोटे छोटे मास, एकदम ना के बराबर छोटे छोटे मास। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। यहां पे यह कहने का मतलब है, भले ही आपके मास बड़े बड़े क्यों ना हो, बहुत ही हेवनली बॉडी हो, जैसे अर्थ के बराबर या जुपिटर के बराबर, या बहुत बड़े मासेस हों, तो वो भी पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकते हैं। पॉइंट मास का मतलब यह है, ऐसे मासेस जो बहुत दूर पे रखें, डिस्टेंस पे रखें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखें, मतलब इनफाइनाइट नहीं कह सकते, बहुत दूर रखें, इनफाइनाइट भी कह सकते हो, बहुत दूर रखें। क्लियर? तो मान लीजिए आप, अगर आपके मासेस बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, इन दोनों मास के बीच में अगर आप क्या देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करोगे, तो आप देखो अर्थ और जुपिटर के बीच में कितना दूर का डिस्टेंस है। भाई यहां से देखोगे तो जुपिटर बहुत छोटा दिखेगा, बोलिए, और जुपिटर से देखोगे तो अर्थ बहुत छोटा दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों, पॉइंट मास वो होते हैं, ऐसे मासेस भले ही वो बहुत बड़े क्यों ना हो, मगर अगर दूर पे रखें तो यहां से देखोगे तो पॉइंट मास लगेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो वही हम कह रहे हैं कि दिस फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें अब 6th पॉइंट की, वो है वीकेस्ट फोर्स। बोलिए, वीकेस्ट फोर्स मत कहो, वीक फोर्स कह लो। क्या है? बहुत ही वीक फोर्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई मान लो आपने इस फोर्स की वैल्यू की बात करो, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? पहला तो m1 m2 या r स्क्वायर। भाई मान लेते हैं कि आपने मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड, मतलब देखा जाए तो आप सोचोगे हम m1 m2 दोनों मास बहुत बड़े बड़े ले लें, तो इनका प्रोडक्ट भी m1 m2 ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी? तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत आएगा। है? कहाँ से बहुत आएगा? कितना बड़ा मास ले लो, बहुत बड़ा मास ले लिए मान लो, मगर देखो इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, कैपिटल जी भी है, और जी की वैल्यू जरा देखो 6.67, इसको तो भूल ही जाओ, 10 की पावर -11, इससे मल्टीप्लाई करोगे अगर किसी नंबर को, तो भैया उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ना के बराबर। तभी ऐसा नहीं होता है कि आपके मन में यह सवाल होगा, अगर आपके रूम में बहुत सारे डिफरेंट मास हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे बैठे हैं, उधर फ्रिज रखिए, चिपक जाएं जाके उसके। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप सोचो क्लास में बैठे हो, क्लासरूम में, और आपकी कोई माशुका बैठी है और आपके बीच में मस्त अट्रैक्शन चल रहा है, और आप सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से आप जाके उसके पास चिपक जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे। भैया इतना नहीं होगा, इतनी बड़ी फोर्स की वैल्यू थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू देखो 10, बोलो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है बेटा, -11।
अगर किसी नंबर से 10 की पावर -11 से मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी क्योंकि तब उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिखेगा। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं? पक्का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। चलिए अब साइड हो रहा हूं, फिर करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट। पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो 1 बहुत ही ईजी है और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए आज ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दो मासेस गिवन है, एक 2 kg का और एक 9 kg का। दोनों को सेपरेट कर दिया गया है बाय अ डिस्टेंस r = 3 मीटर। हमें इन दो मासेस के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपने बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला तो पढ़ा ही था, अभी जस्ट डराइव किया है। F = G m1 m2 अपॉन r² बच्चों। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहाँ से F की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर हम बात करें G जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। अब यहाँ देखिए m1 m2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो एक 2 kg का है और एक 9 kg का है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 9 अपॉन r²। r क्या है? इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर गिवन है, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3 स्क्वायर हो गया। क्लियर? अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बेटा। ऊपर क्या लिखा है? 9 और नीचे क्या लिखा है? 3 की पावर 2। ये भी तो 9 ही है, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 2। 9 नीचे भी है, ऊपर भी 9 है, कट गया बड़े आराम से। अब यहाँ पे सॉल्व करिए। 6.67 × 10⁻⁻11 × 2 करना है। तो देखिए 6.67 × 2 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग बच्चों कितनी आएगी? 13.34 आएगी। और इंटू 10⁻⁻11 ये न्यूटन हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा जो इन दोनों मासेस के बीच में लग रहा होगा। और आपने ये देख भी लिया है कि इन दोनों मासेस पे सेम वैल्यू का फोर्स लगेगा। ये 2 kg का मास इसी सेम वैल्यू ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करेगा 9 kg को, उसी तरह ये 9 kg भी इस 2 kg को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इसी फोर्स से। हाँ या ना? ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? यहां पे देख लीजिए 9 kg एक बड़ा मास है, 2 kg एक छोटा मास है। इसके मास की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मास बड़ा होगा तो ये वाला मास इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो छोटा है तो कम लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, m1 n2 पे। ये बात प्रूफ भी हो रही है, दोनों मास पे सेम वैल्यू ऑफ फोर्स लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अच्छा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमसे? 2 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल गिवन। हमको जैसा दिख रहा है यहाँ पे 2 स्फीयर गिवन है ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, इन दोनों स्फीयर के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा उसका रिलेशन बताना है। उस रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, क्या क्वेश्चन ये आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए बच्चों। आप कहोगे सीधी सी बात है भाई, ये हमको 2 स्फीयर गिवन है और दोनों को कैसे रखा गया है? टच करके रखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं बेटा। अगर आइडेंटिकल स्फीयर होंगे इसका मतलब क्या है? सेम टाइप के स्फीयर होंगे, इनका मास और इनका मास सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ये भी मास m है, ये भी मास m है बेटा, और साथ ही साथ इनका रेडियस भी सेम होगा। तो मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल r है तो इसका रेडियस भी, बोलिए बच्चों, स्मॉल r होगा। इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि मास और r सेम होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 2 आइडेंटिकल स्फीयर, दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात बताइए, यहां से अगर मैं पूछूं इन दोनों मासेस के बीच में या कह लो स्फीयर के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला आपने बच्चों पढ़ा है, क्या होता है जल्दी बताइए। F = G m1 m2 अपॉन r²। यहां पे r रेडियस नहीं होता था, इन दोनों मास के बीच का सेंटर से डिस्टेंस होता था। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो हमें पता है। r + r 2r हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों स्फीयर का मास m है, ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं है। आइए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बात खत्म, कोई दिक्कत?
अच्छा, तो हम कहेंगे यहां से क्या, देखिए जी, अब देखिए m1 m2 दोनों मास का प्रोडक्ट कर लो भाई, ये भी मास m है, ये भी मास m है, तो m1 क्या है, वो भी m है, m2 क्या है, वो भी m है, तो m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर सीधे कह लो, तो हम कह देंगे जी m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या, अब आप सोचोगे नीचे r स्क्वायर ही लिखे रहने, रेडियस का स्क्वायर नहीं, दोनों मास के बीच सेंटर से बीच का डिस्टेंस कितना है, r प्लस r, 2r, कितना है 2r। अच्छा, तो यहां से हम कहेंगे r की वैल्यू कितनी है, बोलिए, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 2r है, क्लियर। तो यहां से हम कहेंगे 2r और उसका स्क्वायर कर दो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे आप डायरेक्टली क्या कहोगे, आप ये कहोगे भाई, आप ये कह दोगे, इसको सॉल्व करोगे आप यहां से, बोलिए, आप यहां पे इसको सॉल्व करोगे, कहोगे जी m स्क्वायर और अपॉन 4r स्क्वायर। अब देखिए आप ये कहोगे कि भाई f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, ये कहोगे। अरे भाई, अगर ये आपको क्वेश्चन में पूछना ही होता, यही अगर आपका आंसर होता, तो ये क्वेश्चन ही क्यों होता, यहीं से कह देते कि भाई f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर और आप पहला ऑप्शन टिक कर देते, मगर ये ऑप्शन गलत है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना ही होता तो ये पूछता ही क्यों, बहुत ही बेसिक हो जाता, समझ रहे हो, फॉर्मूले में इसका आंसर है। तो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए यहां पे जो हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में हमको यहां पे ऑप्शन दिए हैं, और वो ऑप्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू पे हमको देखना है, r यानी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, तो यहां से हमको m का टर्म हटाना पड़ेगा। m का टर्म कैसे हटाएंगे, देखिए यहां पे क्वेश्चन में एक बात और बोला है, आइडेंटिकल तो हैं और साथ में बोला है सेम मटेरियल के हैं, यानी कि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, एक ही टाइप के मटेरियल से बने हैं, तो इनकी डेंसिटी भी तो सेम होगी, हाँ या ना। तो हम कहेंगे अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी भी डेंसिटी रो होगी, क्लियर। अच्छा, रो का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों यहां से हम मास निकाल सकते हैं, बोलिए मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, रो इंटू वी हो जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू, बच्चों रो, दोनों मासेस के लिए रो तो सेम ही है, तो हम कहेंगे रो इंटू वी। वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बोलिए 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों अच्छा, यहां से m आ गया, अब m इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m की वैल्यू गायब हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा, r बचेगा, क्लियर। अच्छा, तो यहां पे पुट करिए, तो आप कहोगे यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए जी m की वैल्यू कितनी है, ये है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए m पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दिया m की वैल्यू पे, अपॉन में क्या है, ध्यान से देखिए 4r की पावर 2। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए जी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, ठीक है, इसको भूल जाओ। रो भाई डेंसिटी भी दोनों की सेम है, ये भी फिक्स्ड होगी, हटाओ इसको। पाई क्या है 4/3, ये सब कांस्टेंट है, इसको भी हटाओ। नीचे 4 भी है, वो भी कांस्टेंट है, हटाओ इसको। अब जरा ध्यान से सिर्फ r की वैल्यू को देखो, आप यहां से कह सकते हो कि जो f है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलिए वो r की पावर 3 और उसके ऊपर होल की पावर 2 लिखिए ना, तो इसको जरा सॉल्व करो, तो आप कहोगे कि r की पावर 6 ऊपर है और नीचे देखिए r की पावर 2 नीचे है। अब इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो देखिए यहां से आप कह सकते हो जो आपका आंसर आएगा वो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा r की पावर 4, बोलिए हाँ या ना। अरे r की पावर 6 ऊपर थी, r की पावर 2 नीचे थी, नीचे से ऊपर भेजोगे r की पावर 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या होगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r की पावर 4। बेटा क्लियर, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन पूछना ही होता तो आपको क्वेश्चन ही क्यों देता। क्लियर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू रॉड। क्वेश्चन में हमको एक रॉड गिवन है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ कैपिटल एल है। हमें इस रॉड के इस एंड से ए डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल गिवन है। इस पार्टिकल का मास स्मॉल एम है। हमें इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस रॉड। तो चलिए ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और तब तक सॉल्व करते रहिएगा जब तक आप इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हो गया? मैं करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, हमें इस पार्टिकल के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस रॉड। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले की तो वो होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि ये जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इट इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट मास। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन में हमको 2 चीज गिवन है। पहला तो पार्टिकल तो एक पॉइंट मास है। अगर बात करें रॉड की तो ये रॉड हमारा एक पॉइंट मास नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक हैवी मास है। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको एक रॉड गिवन है। हम यहाँ पे इस रॉड को नहीं देखेंगे, हम इस रॉड के छोटा सा एक टुकड़ा काट लेंगे। क्या करेंगे? इस रॉड में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। देखने में तो बहुत बड़ा है मगर इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा होगा। तो इसका मास भी बहुत छोटा सा होगा। मान लेते हैं इसका मास एक dm मास है। हमने इस रॉड में से एक छोटा सा dm मास का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है और हम इस dm मास के वजह से इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस dm मास ऑफ दिस रॉड। बेटा क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? हम इस रॉड के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, इस रॉड में से एक छोटा सा पतला सा एक टुकड़ा काट लिया जो कि एक पॉइंट साइज होगा, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। अब हम इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस dm मास ऑफ द रॉड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि अब हम रॉड को नहीं देख रहे, रॉड के एक छोटे से टुकड़े को देख रहे हैं जो एक पॉइंट साइज है। हाँ या ना? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो आपने dm मास काटा है छोटा सा टुकड़ा, ये इस पार्टिकल से कितनी डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं जो ये dm मास आपने काटा है ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और एक dm मास है और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। अब हम बड़े आराम से ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे बेटा? आइए देखते हैं। अगर हम कहें F इक्वल्स टू जी m1 m2 क्या है भाई? एक पार्टिकल का मास और इस छोटे से टुकड़े का मास, उनका प्रोडक्ट कर दो m1 m2 तो हो जाएगा m dm। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में बेटा? x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, होगा क्या, हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कई सारे काटते जाएंगे और उन छोटे छोटे टुकड़े की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल निकालते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे तो पूरी रॉड कवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और पूरी रॉड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू दिस रॉड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटा है उसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ये मिल रहा है। क्लियर? ऐसे कई सारे अनेकों छोटे छोटे टुकड़े काटते जाएंगे रॉड में और उनका इंटीग्रेशन कर देंगे या कह लो सम कर देंगे तो इस पूरी रॉड के वजह से इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा भाई, ये dm मास एक बहुत ही छोटा सा मास है तो इसकी वजह से जो इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी बहुत छोटा सा होगा। इसलिए हम यहाँ पे f ना लिख के df लिख देते हैं। क्लियर? फिर क्या करेंगे, हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? पक्का? समझ गए? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब इंटीग्रेशन किन किन चीजों का होगा। देखिए यहाँ पे g ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होता है। स्मॉल m मास ये भी कांस्टेंट होगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होना है। तो g और m को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो क्या हो जाएगा, gm
बाहर आ गया है। अब इंटीग्रेशन किसका होगा देखिए, डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जरा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एम, क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं भाई। देखिए, जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, डी एम मास आपने यहाँ से काटा तो x की वैल्यू ये है। अगर आप यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा काटोगे बच्चों तो x की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, तो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ या ना। तो भैया x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती है, उसकी लिमिट्स क्या होंगी, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम इस रॉड का सबसे पहले टुकड़ा काटते तो वो कहाँ से काटते, इसके इस वाले एंड से। तो देखिए बेटा, अगर हम सबसे पहला टुकड़ा काटते डी एम मास का, तो वो कहाँ से काटते, इस एंड से काटते। तो इस एंड पे x की वैल्यू क्या होती, x इक्वल्स टू a होता, हाँ या ना। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े काटते जाते x की वैल्यू बढ़ती जाती और कहाँ तक पहुँच जाती, फाइनली x की वैल्यू पहुँच जाती, बोलिए बच्चों, l प्लस a। कितनी हो जाती, l प्लस a। कैसे, देखिए बच्चों, ये हो गया l और ये हो गया a, तो l प्लस a हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का कहाँ से कहाँ तक करना है, x इक्वल्स टू a से कहाँ तक, x इक्वल्स टू l प्लस a तक। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो a से करना है इंटीग्रेशन l प्लस a तक। क्लियर, पक्का समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, हमें x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एम, मगर यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी एम की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी इन टर्म ऑफ x, तभी तो आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पाओगे। क्लियर। अच्छा, डीएम की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। हमारी जो रॉड है, ये हमने अपनी एक रॉड बना ली, वही सेम रॉड है, इसका मास कितना है, कैपिटल M, लेंथ है कैपिटल L। अगर मैं आपसे पूछूं इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मैं आपसे पूछूं इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो भाई आइए देखते हैं मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं। मास ऑफ रॉड अपॉन लेंथ ऑफ रॉड। क्लियर। अच्छा, क्या होता है, मास है रॉड का कैपिटल M, लेंथ है कैपिटल L, तो M बाय L क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड। उसी तरह जो हमने छोटा सा टुकड़ा काटा था, जिसका मास dm है, अगर मैं पूछूं इस छोटे से टुकड़े का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो आप कैसे कहोगे, जरा ध्यान से देखिए। जो dm मास का हमने टुकड़ा काटा था, इस dm मास के टुकड़े की थिकनेस कितनी होगी, या कह लो उसकी चौड़ाई, या कह लो उसका लेंथ कितना होगा, कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखिए। ये dm मास किसके अलॉन्ग रखा है, x के अलॉन्ग रखा है, तो भैया इसकी जो चौड़ाई होगी या कह लो लेंथ होगी वो क्या होगी, dx होगी। क्लियर। तो भैया ये जो dm मास का टुकड़ा आपने काटा था उसकी लेंथ कितनी है, dx। क्लियर। तो भाई इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है dm, उसकी लेंथ कितनी है dx। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं, m बाय l, तो हो जाएगा इस छोटे से टुकड़े का मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, dm बाय dx। अब आप ये सोच रहे होगे इस छोटे से टुकड़े का मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, हाँ या ना। क्योंकि भाई रॉड की मास पर यूनिट लेंथ, चाहे उस रॉड में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, उसका भी तो मास पर यूनिट लेंथ सेम ही होगा, क्योंकि ये जो रॉड हमने ली है एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब यहाँ से आप डीएम की वैल्यू निकाल सकते हो, dx को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, डीएम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखिए dm इक्वल्स टू हो जाएगा m बाय l dx। क्लियर। बोलिए बच्चों, यहां से हमारी dm की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ x, यानी कि dx। क्लियर। और हमें यही तो चाहिए था। अब यहां पे जो dm की वैल्यू हमने निकाली है यहां पे पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर का। बोलिए, ये कॉपी हो गया, मिटा दें बच्चों, हो गया। चलिए आइए देखते हैं अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इस dm की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने निकाली है, तो क्या हो जाएगा, gm, ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, a से l प्लस a तक बच्चों। ठीक, dm की वैल्यू कितनी निकाली, जरा ध्यान से देखिए, m बाय l डॉट dx, m बाय l डॉट dx अपॉन नीचे x स्क्वायर भी है, लिखे रहने दीजिए। क्लियर बच्चों, पक्का। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स यानी कि F, तो हो जाएगा
F इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखिए, m बाय एल, भाई ये तो कांस्टेंट है, मास रॉड का और लेंथ ऑफ रॉड चेंज थोड़ी ना होगी, तो इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L, ठीक, और इंटीग्रेशन का साइन कहां से कहां, A से L प्लस A की तरफ, ठीक बच्चों। फिर क्या बचेगा, dx बाय एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर की जो पावर 2 है इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो हो जाएगा x की पावर -2 डॉट dx, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, हो जाएगा, नहीं होता, चलो कर देते हैं हम। देखिए x की पावर -2 है बच्चों, डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिए जरा, x की पावर -2 है, इसकी पावरों में एक नंबर ऐड कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -1 हो जाएगी, और न्यू पावर जो बनी है -1 उसी से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन आ गया है, -1/x, इसको यहां पे पुट कर दीजिए, GMM अपॉन L बेटा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे x की पावर -2, इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी निकाली है इंटीग्रेट हो गए, -1/x, कितनी निकाली है, -1/x, तो 1/x माइनस जो इसका था उसको हम आगे भेज दे रहे हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, आगे निकाल देते हैं, क्लियर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी बेटा, a से l प्लस a की तरफ, कहाँ से कहाँ थी, a से l प्लस a की तरफ थी, क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिए, एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे l प्लस a, फिर माइनस करके x की वैल्यू लोअर लिमिट रखेंगे a, क्लियर। अच्छा यहाँ से हो जाएगा F इक्वल्स टू GMM अपॉन L, माइनस भी था, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू एक बार l प्लस a रखनी है, तो क्या हो जाएगा, l प्लस a रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है x की वैल्यू यानी कि a रखनी है, तो 1/a हो गया, क्लियर बच्चों। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए इसको, हो जाएगा -GMM अपॉन L। अब यहाँ पे देखिए नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, L प्लस a, ये एलसीएम आ गया हमारा। अब देखिए एक बार डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, L प्लस a को डिवाइड कर दो तो a बचेगा, फिर a को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो a आ जाएगा, माइनस एक बार a को डिवाइड करोगे, बोलिए एलसीएम को a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, L प्लस a बचेगा, इसको ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा L प्लस a, ठीक है, क्लियर बच्चों, बोलिए हाँ या ना, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है इसको अंदर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा -L और ये प्लस की जगह हो जाएगा बच्चों माइनस। अब देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, कट गया, बोलिए। अच्छा अब ऊपर देखिए क्या बचा है, मल्टीप्लाई में -L बचा है, क्या बचा है, -L, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है, L है, और नीचे L डिवाइड में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो अपना आंसर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, अपना आंसर क्या आएगा, बोलिए, क्या आ जाएगा, GMM अपॉन क्या आएगा, L प्लस a और ब्रैकेट के बाहर a, क्या आएगा, L प्लस a और ब्रैकेट के बाहर a आएगा, क्लियर बच्चों, समझ गए, ये अपना आंसर आ गया है। जरा ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा, तो अपना आंसर ये होगा GMM अपॉन L प्लस a, बाहर ब्रैकेट के a है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े काटे, सबसे पहला मैंने छोटा सा टुकड़ा इसके इस एंड से काटा होगा, DM मास का, मैंने इस DM मास की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला जिसकी वैल्यू ये होगी, फिर ऐसे कई सारे DM काटते जाएंगे और DM की वैल्यू यहाँ तक चली जाएगी, बोलिए यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटते जाएंगे, पूरा रॉड का मास कवर हो जाएगा, क्लियर। और DM की वैल्यू कहाँ से कहाँ काट रहे हैं, x की वैल्यू a से x की वैल्यू L प्लस a तक, एंड तक एकदम, क्लियर। इन सारों को इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरी रॉड की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अब कई बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, जब मैंने आपसे कहा था ट्राई करिएगा, उनका ऑप्शन
4 आया होगा। मैक्सिमम बच्चे जो ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन की होगी सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया होगा, उनका आंसर ये आया होगा ऑप्शन नंबर 4। मगर ये गलत है। ये गलत क्यों है ये भी बताएंगे। चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं, ठीक है, फिर आता हूं बताता हूं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं निकाल के ले आया हूं, वो है ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा खुद से वीडियो पॉज करके, उन्होंने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाया होगा। मुझे विश्वास है जितने थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे होंगे, एवरेज बच्चे होंगे, बेवकूफ़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनका एक भी आंसर नहीं आया होगा, ठीक है। मगर जो एवरेज बच्चे होंगे उन्होंने सेंटर ऑफ मास से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और उनका ऑप्शन नंबर 4 आया होगा। मगर ये ऑप्शन गलत है, आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये तरीका गलत होगा। क्यों गलत होगा ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी करें जेईई और नीट की तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमको एक रॉड गिवन थी, ठीक बच्चों। इस रॉड का मास कितना था बोलिए? कैपिटल M था, लेंथ कैपिटल L थी। इस रॉड से a डिस्टेंस पे हमको कोई एक पार्टिकल गिवन था स्मॉल m मास का। इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है ड्यू टू दिस रॉड। तो कई बच्चों ने, जो मैक्सिमम बच्चे सॉल्यूशन किए होंगे, उन्होंने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व किया होगा। क्या किया होगा? वो इस रॉड को भूल जाएंगे, वो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, क्योंकि भाई इस रॉड का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा बोलिए? L/2 हो जाएगा। अरे रॉड की लेंथ कितनी है? L है, तो सेंटर ऑफ मास से हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, क्या? Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, m1 m2 क्या है? वहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि रॉड को भूल जाएंगे और रॉड के इस पॉइंट को देखेंगे जिसका मास कैपिटल M है और दूसरा पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है। ठीक, तो हो जाएगा m1 m2 क्या हो जाएगा बोलिए? Gmm, बोलिए, कैपिटल M स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? L/2 प्लस a। यही तो हमारा r की वैल्यू हो जाएगी। बोलिए, अरे r क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। L/2 प्लस a, यही तो होगा। r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, L/2 प्लस a, और r पे स्क्वायर है तो उस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर ये आया था तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लगाते हो ये फॉर्मूला, सॉरी, ये आंसर गलत आएगा फोर्स का। क्लियर? अब क्यों गलत होगा आइए ध्यान से देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए भाई। अगर मैं इस रॉड का छोटा सा एक टुकड़ा काटूं, ठीक है, dm मास का, ठीक है, dm मास का एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं और इसकी यहां से इसकी पोजीशन को बताता हूं स्मॉल m से। स्मॉल m से इस dm मास की पोजीशन बता रहा हूं मैं x, कितनी है? x है। अब आप जब छोटे छोटे टुकड़े काटोगे, देखिए ऐसे छोटा सा टुकड़ा काटोगे, बोलिए, छोटा सा टुकड़ा यहां से काटोगे तो देखिए dm 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 dm, जैसे जैसे पीछे जाओगे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो डिक्रीज करेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। और कैसे डिपेंड करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस रॉड के इस साइड आएंगे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, हाँ या ना? x की वैल्यू बढ़ने से तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स वैरी करेगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्लियर? हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, dm 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 काटते जाएंगे और सबके लिए उन dm मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे और उनका इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो राइट साइड होगा उसके वजह से ये ज़्यादा क्लोज है, इसके लिए डिस्टेंस कम होगा ना x की वैल्यू। बोलिए, सेंटर ऑफ मास से अगर आप राइट साइड देखेंगे तो x की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? स्मॉल m मास की, तो उसके लिए फोर्स ज़्यादा आएगा। और सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट साइड जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो भाई लेफ्ट साइड कम हो रही है, राइट साइड ज़्यादा हो रही है, तो सोचेंगे कि बीच में लगा दें।
और सेंटर ऑफ मास से सॉल्व कर लें, तो भाई नहीं कर सकते, ये बात नोट करके रखिएगा। क्लियर? बोलिए बच्चों, क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? एक रीज़न और है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे रिलेशन को देखेंगे F और R के, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सेंटर को मान के तब सॉल्व नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई रिलेशन या फॉर्मूला है जिसमें दो वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो भाई इसमें हम बीच में मान के सॉल्व नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमसे यहाँ पे बोलता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आप आगे पढ़ेंगे, U इज टू क्या, mgh बच्चों। अब h की जरा पावर देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h की पावर 1। तब इस केस में हम सेंटर ऑफ मास से बीच वाली वैल्यू से मान के सॉल्व कर सकते हैं, वरना इस केस में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास का तरीका गलत रहेगा, ये आंसर गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत रहेगा, आंसर 2 होगा। क्लियर? हम इंटीग्रेशन करेंगे, डीएम मास तोड़ते जाएंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे, उनके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटीग्रेशन करते जाएंगे। क्लियर? मैं साइड हो रहा हूं, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कोचिंग के बुकलेट्स में दिख सकते हैं या मॉक टेस्ट में भी दिख सकते हैं। हाँ, जेई और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, मगर फिर भी इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्टेड व्हेन, पहला पार्ट, व्हेन बोथ मास इज डबल्ड, दोनों मास को डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। आइए ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास जो मास थे वो m1 और एक दूसरा मास m2 था, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं r था। तो उस हिसाब से इनिशियली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब जब इन दोनों मास को डबल कर दिया गया है तो देखिए क्या होगा। तो हमारा पहला मास क्या हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा, दूसरा मास क्या हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, क्योंकि मास को हमने डबल कर दिया है। डिस्टेंस अभी भी वही है, सेम है, चेंज नहीं करना है। पहले भी r था, अभी भी r है, हमें सिर्फ मास को डबल करना है पहले वाले केस में। तो उस हिसाब से न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं F' इज टू, बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो 2m1 मल्टीप्लाइड बाय 2m2, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास कितना, बोलिए 4m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? देखिए बच्चों, जब आपने मासेस को डबल किया है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। देखिए पहले था Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, अब है G4m1m2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप यहां से क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहां से कहोगे F बाय F' क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, देखिए G से G मर जाएगा बड़े आराम से, m1 m2 कैंसिल हो जाएंगे, m1 m2 कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ बचेगा ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से कह सकते हैं हम लोग F' यानी कि न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोलिए, वो हो जाएगा, नीचे से इसको ऊपर भेजिए, हाँ, तो वो हो जाएगा बच्चों F/4 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन, बोलिए 4 टाइम्स लेस देन द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स पहले था उससे 4 गुना कम आ रही है, डिक्रीज कर जा रही है। बोलिए F/4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर हुई बात कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस बाय 4। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, क्या यहां से कह सकते हैं हम, बोलिए फोर्स डिक्रीजेस बाय 4, 4 गुना डिक्रीज कर जा रही है, क्योंकि देखिए पहले फोर्स कितनी थी, F थी, अब जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आई है वो क्या है, F/4 है, पहले वाली की 4 गुना कम। क्लियर? पक्का? अगर मास को डबल करते हैं, दोनों मास को डबल करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज कर जा रहा है बाय 4।
क्लियर, कॉपी हो गया, मिटा दें। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। इसको बने रहने देते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमें व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज हाफ्ड, जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो m1 m2 मास थे। इनिशियल डिस्टेंस कितना था पहले इन दोनों के बीच में, r था। अब क्या हो रहा है, मास को नहीं डबल कर रहे हैं, अभी भी मास कितना है, m1 m2 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, r/2 मान लेते हैं। अगर पहले डिस्टेंस r था, अब r/2 हो गया है। हाँ, वो देखने में नहीं लग रहा है कि डिस्टेंस आधा हो गया है, ठीक है, मान लो। अच्छा, अगर हम पहले केस को देखें तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r² बच्चों, ठीक है। जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, मान लेते हैं F डैश इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r² है। अब r क्या है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का r/2 है, हाफ हो चुका है, तो r/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर, अब स्क्वायर करोगे इनका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g m1 m2, बोलिए, अपॉन कितना हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r²/4 होगा, मगर नीचे से 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए इसको और इसको जरा डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा F/F डैश। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये मिलेगा, बोलिए, इक्वल्स टू 4, नहीं कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। फिर यहाँ से आप न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह सकते हैं, F डैश, 4 को इधर भेज दीजिए, F डैश को इधर भेज दीजिए, तो आप कहोगे क्या बच्चों, F डैश इक्वल्स टू 4F। और जैसा कि आपने देखा, क्या न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 4 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इनिशियली। भाई इनिशियली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो F था, तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जब हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, पहले वाले फोर्स से 4 गुना बढ़ गया है। क्लियर, पक्का। तो यहां से हम कह सकते हैं फोर्स इंक्रीजेज बाय 4। क्लियर, एक बात समझिएगा, डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स इंक्रीज करता है। बोलिए, कॉपी हो गया, साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए पहले। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही चुटपुटा सवाल है, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज 10 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा। इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राइट ऑप्शन क्या होगा। हो गया, मैं करने जा रहा हूं। देखिए, हमको यहाँ पे कोई 2 बॉडीज गिवन है, मान लेते हैं एक बॉडी m1 है, दूसरी बॉडी हमको m2 गिवन है। इन दोनों के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस था, मान लेते हैं r है। तो इनिशियली इन दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता, कैसे निकालते हैं, F इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r²। इस फॉर्मूले से निकालते हैं और इसकी वैल्यू भी हमको गिवन है, कितनी, 10 न्यूटन। क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि कोई 2 बॉडी थी, उन दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस था, उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, 10 न्यूटन। अच्छा, फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, उस बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, कुछ ऑप्शन गिवन है। तो देखते हैं, हमारी दोनों बॉडी का मास अभी भी चेंज नहीं हुआ, सेम है। कोई 2 बॉडी थी m1 m2, पहले r डिस्टेंस था, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल हो गया है। कितना हो गया है, 2r। हाँ, देखने में नहीं लग रहा, सेम लग रहा है भैया, डबल डिस्टेंस हो गया, मान लो, ठीक है। कितना हो गया है, 2r हो गया है। तो उस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते, हम यहाँ से कहते, बोलिए, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता, ये हो जाता g m1 m2 अपॉन r²।
भाई डिस्टेंस कितना है इस बार, आर नहीं है 2r है, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जरा इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, जो इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स था F 10 न्यूटन, यहाँ पे पुट कर दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ पे आप कह दोगे, बोलिए F डैश कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4 बेटा। अरे जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 10 है, रख दिए यहाँ पे, क्लियर। न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, जरा देखिए, 10 बाय 4 हो जाएगा 2 जा, हो जाएगा 5 जा, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ डैश कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा न्यूटन। मगर यहाँ पे हमसे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना कितना इंक्रीज कर गया, पहले बताइए। डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। अरे भाई आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स डिक्रीज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन डिक्रीज वाले हैं, एक तो स्टार्टिंग के 2 ये दिख रहे हैं, इंक्रीज वाले तो हो ही नहीं सकते, तो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बचा 1 और 2। देखते हैं, पहली बात तो डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा जरा ध्यान से देखिए। पहले फोर्स कितना था आपका, 10 न्यूटन, बोलिए। अरे भाई परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, कैसे निकालेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5, इतना डिक्रीज हो गया। इनिशियली कितना था फोर्स, 10 था, इंटू 100। अरे भाई परसेंटेज निकालना नहीं आता है, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, कितना फोर्स डिक्रीज कर गया है, इनिशियल फोर्स से डिवाइड किए, 10 था पहले, इंटू 100 की, बात खत्म। अब यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ से आएगा 0, ये जाएगा 100, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा कितना, 75% फोर्स डिक्रीज कर गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। एकदम छोटी छोटी चीज कुछ भी नहीं छोड़ा है ग्रेविटेशन के अंदर, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मुस्कुराते रहें, टाइम वेस्ट ना करें और अपनी लाइफ में फोकस्ड रहें और दबा करके पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं एंजॉय करें, साथ ही साथ हेल्दी रहें, थोड़ा बहुत वर्कआउट करें ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, कंसंट्रेट कर पाएँ। तो चलिए बाय बाय।